अधिकांश विषयों में दार्शनिक रूप से दिलचस्प जो बातें होती है, उन्हें समझने के पहले या उनके बारे में बात करने के पहले आपको उस विषय को काफ़ी अच्छा खासा पढ़ना पड़ता है। लेकिन रसायन विज्ञान में ऐसा नहीं है। रसायन विज्ञान में ये जो परमाणु का जो विचार है, यानी जो एटम्स का जो ये कॉन्सेप्ट है, ये एक बहुत ही दार्शनिक रूप से दिलचस्प विचार है। तो इस परमाणु के विचार को समझने के लिए एक काम करते हैं, हम एक सेब का उपयोग करते हैं। तो मान लीजिए ये सेब है। अब प्रश्न ये है कि यदि हम इस सेब को काटेंगे तो क्या होगा? क्या हम इसे हमेशा काटते रह सकते हैं? तो परमाणु का जो विचार है वो ये कहता है कि ये जो सेब है या कोई भी वस्तु है, तो जब आप उसके छोटे छोटे टुकड़े करते जाएंगे तो एक समय आएगा जिसके बाद आप इस सेब के और छोटे टुकड़े नहीं कर पाएंगे। और जैसा हमने कहा, ये बात हम केवल इस सेब के लिए नहीं कर रहे हैं, कोई भी जो पदार्थ होता है उसके लिए हम ये बात कर रहे हैं। तो परमाणु का जो विचार है उसके अनुसार जो कोई भी पदार्थ होता है तो उसको आप एक लिमिट तक ही काट सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। फिर आपको उसका सबसे छोटा टुकड़ा जो मिलेगा, आप उसे क्या कहेंगे? परमाणु कहेंगे। अब ये जो परमाणु है या फिर जो एटम जिसे हम कहते हैं, तो इसका मतलब होता है, एटम का मतलब होता है अकाट्य, या जिसे और छोटा नहीं किया जा सके। और यदि हम ये परमाणु शब्द की बात करें तो इसका मतलब है परम अणु, यानी कि इससे छोटा अणु हो ही नहीं सकता। तो ये है परमाणु का विचार। हालांकि अब हमें पता है कि ये जो परमाणु है इनसे भी और छोटे अणु होते हैं, इनसे छोटे अणु भी पाए जाते हैं। इसका अर्थ है कि परमाणु जो होते हैं ये सबसे अधिक मौलिक कण नहीं है, यानी फंडामेंटल पार्टिकल्स नहीं है, इनसे भी और छोटे अणु आपको मिलेंगे। तो ये जो परमाणु है ये कुछ मौलिक कणों से बनते हैं जिनका नाम है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। और शायद आपने इनके बारे में पहले सुना भी होगा, आपने पुराने वीडियोस देखे होंगे या फिर आपने अपने आसपास जो परमाणु परियोजनाएं होती है वहाँ पे आपने इस प्रकार के शायद कुछ चित्र भी देखे हों। तो ये जो चित्र है इसमें ये जो केंद्र है यहाँ पर, इसे हम कहते हैं नाभिक या न्यूक्लियस। तो ये नाभिक हो गया। अब इस नाभिक के अंदर यानी इस न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ये दोनों ही कण होते हैं। और इसके बारे में अधिक बात हम आगे करेंगे कि किस तत्व में कितने न्यूट्रॉन होते हैं, कितने प्रोटॉन होते हैं, ये सब बातें हम आगे करेंगे। उसके बाद ये जो आसपास आपको एक कक्ष दिख रहे हैं, तो ये जो कक्ष है इनमें आप देखिए कुछ छोटे छोटे आपको यहाँ पर डॉट दिख रहे होंगे। तो ये जो है ये इलेक्ट्रॉन को दर्शा रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के आसपास घूमते रहते हैं। तो इस प्रकार के चित्र आपको शायद देखने को मिल जाए। हालांकि ये जो मॉडल है ये पूरी तरह से सही नहीं है। इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से कक्ष जो होते हैं उनके अंदर नाभिक के आसपास नहीं घूमते। ये थोड़ा सा जटिल है, इसके बारे में हम और अधिक क्वांटम यांत्रिकी में पढ़ते हैं। ये मॉडल ऐसा लग रहा है मानो कि यहाँ पर सूर्य हो और सूर्य के आसपास कुछ जो ग्रह है वो परिक्रमा कर रहे हो। तो जैसा हमने कहा ये पूरी तरह से सही नहीं है। क्वांटम यांत्रिकी में हम पढ़ेंगे कि यदि हम इस मॉडल का उपयोग करेंगे तो हमें कई सारे विरोधाभासी उत्तर प्राप्त होंगे। तो ये जो मॉडल है ये पूरी तरह से सही नहीं है, लेकिन अभी शुरुआत के लिए हम इस तरह के मॉडल का उपयोग कर सकते हैं ताकि आपको पहले जो बेसिक बातें हैं परमाणु की, जो मौलिक बातें हैं वो समझ में आ जाए। उसके बाद आगे जाकर आप इसे और बेहतर ढंग से पढ़ सकते हैं। और हमने शुरू में कहा था कि ये जो परमाणु का विचार है ये दार्शनिक रूप से काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप ये परमाणु के स्तर तक, इस लेवल तक आएंगे तो आप देखेंगे कि जो आपने विचार पढ़े होंगे, जैसे कण क्या होते हैं या फिर तरंग क्या होती है, ये सारे विचार इस लेवल पर आने तक बहुत ही मिक्सअप हो जाते हैं। एक परमाणु के स्तर तक आते आते ये सभी विचार काफ़ी भ्रामक हो जाते हैं, बहुत कन्फ्यूजिंग हो जाते हैं। खैर, ये सब हम क्वांटम यांत्रिकी में पढ़ेंगे। अब शुरुआत में हमने कहा था कि ये जो इस तरह का मॉडल, इस तरह के सोचने का तरीका है वो गलत है। तो सही जो मॉडल है वो क्या है, जो परमाणु होते हैं वो कैसे दिखते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो इसे देखिए, ये एक तरीका है परमाणु को इमेजिन करने का, उसके बारे में सोचने का। तो ये जो तस्वीर है ये एक परमाणु को दर्शा रही है। हालांकि ये तस्वीर हमने सीधे तौर पर नहीं खींची है क्योंकि परमाणु बहुत छोटे होते हैं, हम उन्हें सीधे तौर पर नहीं देख सकते। वे जो प्रकाश की किरणें होती है उनके तरंगदैर्घ्य से भी छोटे होते हैं। अधिकतम जो प्रकाश किरणें होती है जो जिसके द्वारा हम देखते हैं, जैसे लाल रंग या नीला रंग, उन सभी प्रकाश तरंगों के जो तरंगदैर्घ्य होते हैं वो इन एटम यानी इन परमाणुओं से अधिक बड़े होते हैं। तो हम उनका उपयोग करके परमाणु नहीं देख सकते। तो ये जो चित्र बनाया गया है इसे इनडायरेक्ट तरीकों से कंप्यूटर द्वारा बनाया गया है। खैर, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो चित्र है ये एक हीलियम परमाणु का चित्र है। अब ये जो हीलियम का परमाणु है तो इसका जो नाभिक है यहाँ पर कहीं पर होगा। तो इसके नाभिक में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। इस वाले हीलियम में एटलीस्ट 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है। ऐसा मान लेते हैं कि ये जो लाल रंग है इसके द्वारा हम प्रोटॉन्स को दर्शा रहे हैं और ये जो बैंगनी रंग है इसके द्वारा हम न्यूट्रॉन को दर्शा रहे हैं। तो ये जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है ये नाभिक में यहाँ बीच में कहीं पर स्थित है, एकदम छोटी सी जगह में ये स्थित है। यहाँ पर हम इसे बना देते हैं।
ये बहुत ही छोटी सी जगह में है। अब ये जो नाभिक के आसपास आपको धुंध जैसा ये जो दिख रहा है, ये वास्तव में हीलियम के जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं उन्हें दर्शा रहा है। अब आपके मन में विचार आएगा कि ये क्या, ऐसे कैसे हो सकता है? इलेक्ट्रॉन तो कण है, तो उन्हें किसी एक जगह पर स्थित होना चाहिए, इसमें हमें ऐसा ये धुंध जैसा क्यों दिख रहा है? तो वास्तव में होता यह है कि इलेक्ट्रॉन जो है, ये जो हमने ऊपर देखा था, इस तरह के पथ पर नाभिक के आसपास नहीं घूमते हैं, या हमने सूर्य के आसपास जिस प्रकार से ग्रह घूमते हैं वैसी कल्पना की थी, तो वो जो कल्पना है वो गलत है। तो वास्तव में होता यह है कि आप किसी समय पर ऐसा नहीं कर सकते कि आप उस इलेक्ट्रॉन की गति और उसका जो एक स्थान है, उसकी जो लोकेशन है, उसे एग्जैक्टली एकदम ठीक ठीक तरीके से जान पाए। जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक प्रायिकता वितरण यानी एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की तरह होता है। तो ये जो धुंध जैसा हिस्सा है, तो ये प्रायिकता वितरण को दर्शा रहा है। तो जहाँ पर अधिक डार्क, अधिक काला जो रंग है वो है, वहाँ पर प्रायिकता, इलेक्ट्रॉन के होने की प्रायिकता अधिक है। और जैसे जैसे आप इधर आगे जाते जा रहे हैं तो ये थोड़ा सफ़ेद होता जा रहा है, इसका जो रंग है वो हल्का होता जा रहा है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के होने की प्रायिकता जो है वो कम है। तो ध्यान दीजिए, बस ये एक प्रायिकता वितरण है। तो इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ कहीं हो। हालांकि बात बस इतनी सी है कि इसके यहाँ होने की जो प्रायिकता है उसके इस स्थान पर होने की प्रायिकता से कम है। तो यहाँ पर अधिक प्रायिकता और यहाँ पर कम प्रायिकता है उसके होने की। तो ये जो फलन है, ये जो फंक्शन है जो हमें ये प्रायिकता वितरण प्रदान कर रहा है, तो इससे हम एक कक्षक या फिर एक ऑर्बिटल कहते हैं। तो हमने जो ऊपर पढ़ा था वो था कक्षा या कक्ष, ठीक है, ऑर्बिट। और ये क्या है? ये है कक्षक या ऑर्बिटल, दोनों अलग बातें हैं। अब आप खुद भी सोच रहे होंगे कि जो कक्ष की बात थी, कक्ष का जो विचार था, उसके बारे में सोचना, उसकी कल्पना करना अधिक आसान था बजाय कि इस कक्षक के बारे में सोचना। ये काफ़ी दार्शनिक सा लग रहा है। तो ये जो कक्षक है ये एक तरह से गणितीय प्रायिकता फलन यानी मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, उसे दर्शा रहा है। और ये बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन के होने की संभावना कहाँ पर अधिक है और कहाँ पर कम है। खैर, इन सब की बातें हम क्वांटम यांत्रिकी में और विस्तार से करेंगे। अभी तो हम बहुत ही मौलिक बातें करना चाहते हैं, बहुत ही बेसिक फंडामेंटल बातें करना चाहते हैं रसायन विज्ञान की। तो इसे हम अभी आसान रखते हैं, लेकिन इसके बारे में सोचना कितना अमेजिंग है। और ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इसको एक कण के रूप में सोचना एक तरह से गलत ही लग रहा है, क्योंकि ये इस तरह के धुंध के रूप में, इस तरह के ये जो प्रायिकता वितरण है उसके रूप में आपको मिलता है। हम तो ये भी नहीं बता सकते कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एग्जैक्टली ठीक ठीक कहाँ पर स्थित है, वो इस धुंध में कहीं पर भी हो सकता है। और हम आगे पढ़ेंगे कि ये जो धुंध है या ये जो कक्षक है, इनके भी अलग अलग आकार होते हैं। खैर, अभी हमें वो सब नहीं पढ़ना है। और वैसे हम आपको एक और बात बताएं, जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी परमाणु से बाहर भी जा सकते हैं और किसी दूसरे परमाणु से अंदर भी आ सकते हैं, उनका आदान प्रदान हो सकता है। हालांकि ये एक हीलियम का परमाणु है जिसमें ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वे आमतौर पर अंदर बाहर नहीं जाते, वे स्थिर ही रहते हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है। चलिए अब दूसरी बातें करते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये सब जो है, इनमें एक प्रॉपर्टी होती है, इनमें एक गुण होता है जिसे हम आवेश कहते हैं। और आवेश के बारे में हमने जब कूलम का नियम पढ़ा था तब भी हमने इस बारे में बात की थी। तो यदि आपको उसे समझना है तो आप पुराने वीडियोस को एक बार देख सकते हैं। तो जो प्रोटॉन होता है वो धनात्मक आवेशित होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ऋणात्मक आवेशित होता है, और जो न्यूट्रॉन होता है वो उदासीन होता है, वो न्यूट्रल होता है। तो चलिए एक बार हम जो शुरुआत में बात कर रहे थे उस पर वापस आते हैं। तो ये जो नाभिक है इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इनके आसपास इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो घूम रहे होते हैं। तो ये जो नाभिक है ये हिस्सा धनात्मक आवेशित होगा क्योंकि यहाँ पर प्रोटॉन है, और ये बाहर ये वाले जो हिस्से जहाँ पर इलेक्ट्रॉन है ये ऋणात्मक आवेशित होगा। तो ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। साथ में ये जो इलेक्ट्रॉन है ये उच्च वेग से इस नाभिक के आसपास घूम रहे होते हैं। तो जिस कारण से, जैसे कि सूर्य के आसपास ग्रह परिक्रमा करते हैं, तो ठीक उसी तरह से ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस नाभिक के आसपास चक्कर काट रहा होता है। हाँ, हालांकि जैसे हमने पहले भी कहा कि वो एग्जैक्टली इस तरह के जो कक्ष है, ऑर्बिट है, उसमें नहीं घूम रहा होता है, वो कक्षक में घूम रहा होता है, लेकिन अभी के लिए आप ऐसा मान लीजिए। अब यदि हम इसे इस तरह से ही सोचें तो यहाँ पर एक परेशानी आ सकती है। तो देखिए, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इस नाभिक से दूर जाएगा तो उसकी स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो अर्थ यह है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो धीरे धीरे करके ये कोशिश करना चाहेगा कि वो नाभिक से टकरा जाए, लेकिन हम क्वांटम यांत्रिकी में देखेंगे कि ऐसा नहीं होगा, और इसका क्या कारण है ये भी हम क्वांटम यांत्रिकी में समझेंगे। खैर, तो हमने परमाणु के बारे में काफ़ी सारी बात कर ली। अब हम ये कैसे पहचानते हैं कि ये एक तत्व है या ये कौन सा तत्व है या ये तत्व नहीं है? तो इसे कैसे करेंगे हम? जैसे कि हमने कहा कि ये हीलियम है, तो हम ये कैसे कह पा रहे हैं कि ये हीलियम है? क्या हमने न्यूट्रॉन जो है उनकी संख्या को देखा, क्या हमने प्रोटॉन की संख्या को देखा, या क्या हमने इलेक्ट्रॉन की संख्या को देखा? तो हम कैसे ये परिभाषित करें कि ये हीलियम है?
तो ये निर्भर करता है प्रोटॉनों की संख्या पर। तो हम इसे हीलियम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें 2 प्रोटॉन है। तो यदि आपको ये पता करना है कि एक जो परमाणु है वो कौन सा तत्व है, वो कौन सा एलिमेंट है, तो आपको जो प्रोटॉन्स की संख्या है उन्हें पता करना होगा, और जो प्रोटॉन्स की संख्या होगी उन्हीं से हम तत्व को परिभाषित करते हैं। अब ये जो प्रोटॉन्स की संख्या होती है इसे हम परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर भी कहते हैं। तो मान लीजिए हम आपसे कहते हैं कि किसी परमाणु में 4 प्रोटॉन है, तो वो कौन सा तत्व होगा? तो चलिए हम आवर्त सारणी की बात करते हैं। तो ये रही हमारी आवर्त सारणी। अब इसमें आप देखिए 4 प्रोटॉन यहाँ पर है, तो जिसमें 4 प्रोटॉन होते हैं उसे हम बेरिलियम कहते हैं। इस आवर्त सारणी में जो परमाणु संख्या है उसे यहाँ पर ऊपर लिखा गया है, ठीक है। तो यही प्रोटॉन्स की संख्या भी है, और ये जो परमाणु संख्या है इसका उपयोग करके ही हम अलग अलग तत्वों को परिभाषित करते हैं। मान लीजिए किसी में 15 प्रोटॉन है तो उसे हम फॉस्फोरस कहते हैं। मान लीजिए किसी में 7 प्रोटॉन है, उसकी परमाणु संख्या 7 है, तो उसे हम नाइट्रोजन कहते हैं। किसी में 8 प्रोटॉन है तो उसे हम ऑक्सीजन कहेंगे। अब हम भविष्य के वीडियो में देखेंगे कि यदि आप इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है उसे बदल दें, मान लीजिए किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं या कम हो जाते हैं, या फिर जो न्यूट्रॉन है उनकी संख्या कम ज़्यादा हो, तो उससे आप तत्व को परिभाषित नहीं करेंगे। अगर प्रोटॉन की संख्या कम ज़्यादा हो रही है तो तत्व बदल जाएगा। तो तत्व को आप किससे परिभाषित करेंगे? प्रोटॉनों की संख्या से। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आ सकता है कि किसी परमाणु में कितने न्यूट्रॉन होते हैं या कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये कैसे पता करेंगे? तो चलिए मान लेते हैं कि जो परमाणु है वो उदासीन है, वो न्यूट्रल है। तो उसमें जितने प्रोटॉन उपस्थित होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन भी उपस्थित होंगे, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के आवेश को कैंसिल कर देंगे। ये धनात्मक आवेशित है, ऋणात्मक आवेशित है। तो मान लीजिए किसी की परमाणु संख्या 6 है, तो उसमें 6 प्रोटॉन होंगे और 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, बशर्ते वो उदासीन परमाणु हो। तो चलिए कार्बन की बात करते हैं। तो मान लीजिए ये कार्बन है, और हम इसे ऐसे भी दर्शा सकते हैं, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये क्या कह रहा है इसको हम आगे समझेंगे। तो मान लीजिए हम एक उदासीन कार्बन के परमाणु की बात कर रहे हैं। तो ये जो नीचे संख्या है ये परमाणु संख्या दर्शा रही, तो परमाणु संख्या 6 है। तो इसका मतलब है कि जो कार्बन है उसमें 6 प्रोटॉन है, और अगर ये उदासीन कार्बन है तो उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन यानी 6 इलेक्ट्रॉन्स भी उपस्थित होंगे। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर 6 प्रोटॉन ऐसे बना लेते हैं। तो मान लेते हैं कि हम यहाँ पर ऐसे 6 प्रोटॉन बना देते हैं। ये हमने ऐसे बना दिया, जो परमाणु वैसा दिखता नहीं है। अब ये जो प्रोटॉन होते हैं, तो जो प्रोटॉन्स होते हैं उनके द्रव्यमान को हम परमाणु द्रव्यमान इकाई से माप सकते हैं, AMU एटॉमिक मास यूनिट से माप सकते हैं। तो इसका जो द्रव्यमान होता है वो लगभग एक परमाणु द्रव्यमान इकाई के बराबर होता है। वैसे ये जो AMU है या परमाणु द्रव्यमान इकाई है ये बहुत ही छोटी इकाई है, ये किलोग्राम से बहुत ही छोटी होती है। तो जो एक एटॉमिक मास यूनिट या परमाणु द्रव्यमान इकाई है वो लगभग 1.6 गुणा 10 की घात -27 kg के आसपास है। तो ये बहुत ही छोटा एक मात्रक है AMU, और इसे यदि हम और थोड़ा सटीक बनाना चाहें तो हम इसे 1.67 लिख सकते हैं। तो एक प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो इतना होता है, ये बहुत ही छोटी संख्या है। अब ये जो ऊपर ये जो संख्या दी गई है, ये जो 12 हमने लिखा है, ये क्या दर्शा रहा है? तो ये एक तरह से ये जो कार्बन है उसका द्रव्यमान जो है उसे दर्शा रहा है। तो जैसे प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है वो लगभग 1 AMU के बराबर होता है, तो उसी प्रकार से जो न्यूट्रॉन है उसका जो द्रव्यमान होता है वो भी लगभग 1 AMU के बराबर होता है। तो ये जो 12 है ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है उसको दर्शा रहा है। तो जब हम 6 + 6 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 12। तो ये 12 द्रव्यमान को दर्शा रहा है। तो ये क्या है? ये है प्रोटॉन्स की संख्या जमा न्यूट्रॉन्स की संख्या, उसे दर्शा रहा है। और ये क्या है? ये प्रोटॉन्स की संख्या को दर्शा रहा है। तो चलिए इसे पूरा बनाते। तो प्रोटॉन तो हमने बना लिया है। अब मान लेते हैं यहाँ पर हम 6 न्यूट्रॉन्स को बना लेते हैं कुछ इस प्रकार से। अब चलिए इलेक्ट्रॉन बनाते। तो अब इलेक्ट्रॉन तो धुन की तरह होते हैं, लेकिन क्योंकि हम चाहते हैं कि हम उनकी कल्पना कर पाए तो हम एक काम करते हैं। तो चलिए अभी इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे ही बना लेते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पर ये कहीं पर हमारे पास क्या होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के आसपास अप्रत्याशित रूप से घूम रहे होंगे, और इसे हम एक प्रायिकता फलन यानी प्रोबेबिलिटी फंक्शन के द्वारा वर्णित करेंगे। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जो परमाणु है उसका अधिकतम जो द्रव्यमान है वो केवल इतनी सी जो छोटी सी जगह होगी वहाँ पर होगा, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है उनका द्रव्यमान एकदम न के बराबर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तुलना में। तो जो द्रव्यमान है इसलिए उसमें हमने इन दोनों को यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को ही लिया है, यहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉन को सम्मिलित नहीं किया क्योंकि उसका द्रव्यमान बहुत कम है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की तुलना में। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो प्रोटॉन से कितना हल्का है? तो जो एक प्रोटॉन होता है वो लगभग उसका जो द्रव्यमान जो होता है वो लगभग 1836 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है। मतलब एक प्रोटॉन का द्रव्यमान इतने इलेक्ट्रॉन्स के द्रव्यमान के बराबर होता है।
तो आमतौर पर हम इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को नगण्य मानते हैं, उसकी बात नहीं करते, और जो द्रव्यमान है हम केवल नाभिक में जो है द्रव्यमान उसी को मानते हैं। अब चलिए ये जो आवर्त सारणी का एक टुकड़ा है इसमें देखते हैं। तो देखिए ये हमने कार्बन की बात की, अब ऑक्सीजन को देखिए। तो ऑक्सीजन में क्या लिखा है, 8 लिखा है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ये उसकी परमाणु संख्या है। तो यानी कि जो ऑक्सीजन है उसमें 8 प्रोटॉन्स होंगे। यदि हम यहाँ पर देखेंगे सिलिकॉन, तो सिलिकॉन जो है उसकी परमाणु संख्या 14 है, तो उसमें इतने प्रोटॉन्स होंगे। लेकिन अब देखिए ये नीचे क्या लिखा है, जैसे जैसे कार्बन में क्या लिखा है 12.0107, ये क्या है। तो ये कार्बन का परमाणु भार होता है, एटॉमिक वेट होता है। तो अब ये कहीं ऐसा तो नहीं कि 6 प्रोटॉन, तो 6 प्रोटॉन के लिए 6 तो आ गया, बचा 6.0107। तो क्या ये न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है ऐसा, तो नहीं, ये ऐसा नहीं है। तो पता चलता है कि ये जो है 12.0107, तो ये हमारे पास कार्बन के विभिन्न प्रकार होते हैं। तो उन विभिन्न प्रकारों का जब हम औसत निकालते हैं उनके द्रव्यमानों का, तो हमें ये जो मान है वो मिलता है। तो कहने का मतलब यह है कि जो कार्बन है, तो एक तो कार्बन 12 होता है, C12, ठीक है। तो जो कार्बन 12 होता है जिसकी बात हम कर रहे थे, उसमें 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन। अब कार्बन का एक और परमाणु होता है, एक और तरीके का, जिसको हम कार्बन 14, कार्बन 14 बोलते हैं। इसमें प्रोटॉन तो उतने होंगे, क्योंकि प्रोटॉन अगर अलग होंगे तो फिर वो कार्बन ही नहीं कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, 8 न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे। ये दोनों जो है ये कार्बन के समस्थानिक है, यानी कार्बन के आइसोटोप्स है। तो जब आप इन दोनों, ये जो कार्बन 12 कार्बन 14 है, इनके आप जब द्रव्यमानों का औसत निकालेंगे तो आपको 12.0107 मिलेगा। और ये 12 के करीब क्यों है, क्योंकि C12 का जो अमाउंट होता है वो C14 से कई गुना अधिक होता है। वैसे इसके अलावा C13 भी होता है, C13 भी होता है, लेकिन वो बहुत ही कम होता है, इसलिए हम उसे अभी यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं। और ये जो समस्थानिकों का जो विचार है बहुत इंटरेस्टिंग है। ध्यान दीजिए, हमने पहले भी कहा कि जब आप न्यूट्रॉन का जो नंबर है, उसकी जो संख्या उसे बदल रहे हैं, तो जो तत्व है वो अभी भी वही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्रोटॉन अभी भी उतने ही है, 6 प्रोटॉन्स ही है। तो ये अभी भी कार्बन है, लेकिन ये कार्बन के अलग अलग संस्करण हैं, और इन्हें हम क्या कहते हैं, समस्थानिक। अब ये वीडियो खत्म करने से पहले हम आपको ये जो नाभिक है और जो परमाणु है उसके आकार के बारे में भी कुछ जानकारी देना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ये जो परमाणु है इसमें ये धुंध सा एक आकार दिख रहा है, और हमने कहा था कि इसमें बीच में कहीं पर, इसके केंद्र में कहीं पर नाभिक है, न्यूक्लियस है। और हमें ये भी पता था कि जो परमाणु है इसका अधिकतम जो द्रव्यमान है वो इस नाभिक में ही उपस्थित होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो तो एक धुंध की तरह है, तो हम उनकी जो स्थिति है, उनका जो लोकेशन है वो कहाँ पर है वो तो बता ही नहीं सकते, देख भी नहीं सकते। तो हम इतना यहाँ पर समझ सकते हैं कि जो नाभिक है, नाभिक यहाँ पर कहीं है। और हम ऐसा कह सकते हैं कि इस परमाणु में सबसे अधिक जो द्रव्यमान वाला हिस्सा है वो यहाँ पर कहीं है, और ये आसपास तो यहाँ पर लगभग लगभग ये पूरा हिस्सा खाली है। और चलिए ऐसा करते हैं, मान लीजिए कि 2 परमाणु है, और ये जो दोनों परमाणु है ये एक दूसरे से प्रतिक्रिया करते हैं, रिएक्शन करते हैं, ठीक है। तो अब एक बात बताइए कि इसमें ये जो दोनों परमाणु है, इसमें वास्तव में कुछ वस्तु कहाँ पर उपस्थित है। तो ये जो परमाणु है, इनके जो नाभिक है, बहुत छोटी सी जगह है ये। तो इस दोनों ये जो परमाणु, इनका जो अधिकतम जो भी द्रव्यमान है, जो भी एक सामग्री ऐसा कह सकते हैं, वो केवल यहाँ पर स्थित है। बाकी ये जो पूरा परमाणु है वो एक तरह से खाली है। अब एक महत्वपूर्ण बात, मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन जो है उसके पाने की जो प्रायिकता है, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है, वो मान लीजिए इस लोकेशन पर है, यहाँ पर शायद वो मिल सकता है। तो आमतौर पर होता यह है कि ये जो पूरा आकार है इस परमाणु का और जो नाभिक है, उन दोनों का जो आकार होता है उनमें बहुत बड़ा अंतर होता है। नाभिक जो होता है वो लगभग लगभग न के बराबर जगह घेरता है एक पूरे परमाणु के अंदर। लगभग लगभग आप ऐसे कह सकते हैं कि जो ये नाभिक है, ये पूरा जो ये आयतन है, पूरा वॉल्यूम है, उसका केवल 1/10,000वां हिस्सा ही ऑक्यूपाई करता है, घेरता है। तो यदि आप इस बारे में सोचें तो जो परमाणु होता है वो लगभग 99.999% एकदम खाली स्थान है, वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। और जो नाभिक है वो इतनी छोटी सी जगह में उपस्थित होता है। तो ये जो नाभिक होता है इसका जो आकार है, तो इसका लगभग लगभग जो साइज़ होता है वो 1 फेम्टोमीटर के आसपास होता है। ये बहुत ही छोटा होता है। और आप ध्यान दीजिए, ये हमने एंगस्ट्रॉम में यहाँ पर ये स्केलिंग की है। तो यहाँ पर देखिए 1 एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है, 1,00,000 फेम्टोमीटर के बराबर होता है। और एंगस्ट्रॉम क्या होता है, एंगस्ट्रॉम होता है करीब करीब 10⁻⁻10 मीटर के आसपास। तो 1 फेम्टोमीटर कितना होता है, 10⁻⁻15 मीटर के आसपास। तो जो परमाणु है वो लगभग लगभग ये एंगस्ट्रॉम यानी 10⁻⁻10 मीटर के स्केल तक होता है, और जो नाभिक है वो 10⁻⁻15 मीटर के जो स्केल है उस तक होता है।
तो इसका मतलब ये है कि जो भी परमाणु आप देखते हैं, मान लीजिए कि हीलियम का परमाणु है या आप कोई आयरन की रॉड देख रहे हैं तो उसमें आयरन के परमाणु हैं, तो उसमें जो अधिकतम हिस्सा जो है वो एकदम खाली है, उसमें कुछ भी नहीं है। और अभी तो हमने नाभिक के अंदर जो जगह है उसकी तो बात ही नहीं की। तो खैर, ये भी एक बहुत ही माइंड बॉगलिंग चीज़ है। ये जो भी यहाँ पर ये परमाणु का जो स्ट्रक्चर है, इसका आकार है, ये कभी कभी हमारी समझ के परे हो जाता है। हम अपने आसपास अधिकतम जो पदार्थ देखते हैं तो वो एकदम ठोस नहीं होते हैं, वो अंदर से खाली होते हैं। वो केवल हमें ठोस प्रतीत होते हैं क्योंकि जो प्रकाश किरणें हैं वो इस तरह से उनसे अन्योन्य क्रिया करती है। और जो बल होते हैं, जैसे कि जो वैद्युत चुंबकीय बल, वो हमें प्रतिकर्षित करके रखते हैं सरफेस से, सतह से, तो हमें वो ठोस महसूस होता है, लेकिन वास्तव में वो एकदम खाली खाली सी जगह होती है। चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में।